Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज देश की महिलाओं के लिए दुर्भाग्य का दिन है। उनके लिए बुरी खबर यह है कि संसद में उन्हीं के प्रतिनिधियों ने राजनीति में महिलाओं के आरक्षण के बिल को पास होने से रोक दिया। आज लोकसभा में इस बिल पर वोटिंग हुई और इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष ने 230 वोट डाले इसके विरोध में। और इस प्रकार से भारत के ही 230 सांसदों ने मिलकर अपने देश में होने वाली इस महान क्रांति को रोक दिया। हमारे देश की लगभग 71 करोड़ महिलाएं इस दिन को हमेशा याद रखेंगी। इस बिल को गिराने के लिए हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने तमाम तरह के बहाने बनाए, तमाम तरह के आरोप लगाए, अलग अलग तरह की अफवाहें और डर पैदा करने की कोशिश की और अंत में वो इसमें सफल हो गए। आज बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा में तो ये बिल गिर गया, लेकिन लोकसभा के बाहर जनता की एक विशाल बहुत बड़ी अदालत अब इस बिल पर अपना अंतिम फैसला सुनाने का इंतजार कर रही है और ये वो फैसला होगा जो शायद विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम महिलाओं को लेकर आपको एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर दिखाएंगे और वो है TCS में चल रहा धर्मांतरण का रैकेट। भारत की हर बड़ी प्राइवेट कंपनी में अपनी अलग अलग HR पॉलिसीज हैं, आप भी जानते होंगे। आप जिस भी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, हर कंपनी की एक अलग HR पॉलिसी होती है, उनके अपने अलग नियम और कानून होते हैं, जिनकी वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दफ्तरों में एक अलग देश की तरह अपना प्रशासन चलाती हैं, जहां उनके नियम और कानून चलते हैं। आज हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हर बड़ी प्राइवेट कंपनी की HR पॉलिसीज को खुद चेक करे और ये सुनिश्चित करे कि इन कंपनियों की HR पॉलिसीज में भारत के संविधान को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पॉलिसीज में लोगों को दबाया जा रहा हो। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि मेरठ में 2800 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया है। 2800 किलोग्राम। ये पनीर अगर आपके शरीर में पहुंच जाए तो आपको बहुत खतरनाक बीमारियां दे सकता है, लेकिन फिर भी देश में हर रोज कहीं ना कहीं से नकली पनीर पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। आज हम आपको इसी नकली पनीर से सावधान करेंगे और ये भी बताएंगे कि सिर्फ पनीर ही नहीं, अब फलों को भी समय से पहले पकाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में नारी शक्ति बिल गिर गया है और यह बिल लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन के नाम से पेश किया गया था। इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और इसके विरोध में 230 वोट पड़े हैं। इस तरह से लोकसभा में कुल 528 सांसदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया और स्क्रीन पर आप देख लीजिए, पक्ष में है 298 वोट और विपक्ष में है 230 वोट। 230 वोट कम नहीं होते और इन 230 सांसदों ने मिलकर इस बिल को गिरा दिया, जो आगे चलकर हमारे देश की महिलाओं की तकदीर को बदल सकती थी। कहने को तो इस बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार को सिर्फ 56% वोट मिले। आप देख सकते हैं 56% वोट सरकार के पक्ष में थे, बिल के पक्ष में, और 43% जो वोट हैं वो इसके विपक्ष में पड़े। इस बिल को लोकसभा से पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और आज वोटिंग में 528 सांसदों ने हिस्सा लिया
तो इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। 352 वोट चाहिए थे, लेकिन सरकार को मिले 298, यानी 54 वोटों के अंतर से यह बिल पास नहीं हो पाया। पिछले 12 वर्षों में, यानी वर्ष 2014 के बाद से यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संवैधानिक बिल लोकसभा में इस प्रकार से गिर गया और पास नहीं हो पाया। इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। जहां पर हमारा स्टूडियो है, इस समय वहां अगर आप बाहर देखेंगे तो तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश के बावजूद संसद के परिसर में एनडीए की महिला सांसद इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिला सांसदों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। इन सांसदों ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है और ये महिलाओं के साथ एक विश्वासघात है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ और इसके बाद वर्षों से जो कांग्रेस इंडी गठबंधन की मंशा नारी शक्ति बिल को पास नहीं होने देना था, आज उनकी मंशा करोड़ों देशवासियों ने देख लिया कि वो नहीं चाहते कि महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे, किंतु परंतु करके उनको बिल रोकना था, उन्होंने रोका। अब हिंदुस्तान की नारियां अब नहीं सहेंगी और करारा जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। और इस बिल के गिरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने मिलकर पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना और फिर उसका उत्सव मनाना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार बार किया है। उनकी ये सोच ना तो महिलाओं के हित में है और ना ही देश के। अमित शाह ने आगे लिखा है कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहीं पर नहीं रुकेगी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर पर और हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था, इस समय दिल्ली में तेज बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश के बावजूद बीजेपी की जो महिला सांसद हैं, वो संसद के परिसर में खड़े होकर अब भी इस समय रात को, जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं, वो इस बिल को गिराए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन कर रही है। तो आज भारत की तमाम महिलाओं के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और जिन प्रतिनिधियों को
हमारे देश की महिलाओं ने ही चुनकर संसद में भेजा। ऐसे 230 प्रतिनिधियों ने मिलकर महिलाओं के आरक्षण के इस बिल को आज पास होने से रोक दिया। यह वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे देश की जो करोड़ों महिलाएं हैं, लगभग 71 करोड़ महिलाएं हमारे देश में हैं, वो इस बात को कभी भूलेंगी नहीं, इसे हमेशा याद करेंगी। एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी। इस महिला बिल के बाद समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। राजनीति में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो कहीं ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन आज विपक्ष के नेताओं ने ये क्रांति होने से पहले ही इस बिल को गिरा दिया। महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये संशोधन विधेयक गिर गया और उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए इसे असंवैधानिक तरकीब का इन्होंने इस्तेमाल किया था। देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूं उन्होंने क्या लिखा है। संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। जय संविधान। असल में अगर आप देखें, राहुल गांधी उत्सव मना रहे हैं, राहुल गांधी जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी इसे अपनी जीत मान रहे हैं। यह राहुल गांधी की जीत जरूर हो सकती है, लेकिन यह भारत की हार है, यह इंडिया की हार है, यह इंडिया की महिलाओं की हार है, जिसमें राहुल गांधी अपनी जीत को ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी का पूरी राजनीति का जो मॉडल है, असल में वो अफवाहों पर ही आधारित है। आप याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में यह अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। उस समय यह भी अफवाह फैलाई गई कि अगर सरकार को 400 सीटें मिल गई तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी को आज इतना शानदार मौका मिला था कि वो इस देश की महिलाओं के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि राहुल गांधी, जैसा उन्होंने जिस भाषा में अपना ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, इससे यह पता चलता है कि वो घमंड में है, वो इसे अपनी जीत मान रहे हैं। देश के लिए अगर कुछ अच्छा होने वाला है, देश की महिलाओं के लिए अगर कुछ अच्छा होने वाला है, उसे रोककर राहुल गांधी ना तो देश का भला कर रहे हैं, ना महिलाओं का भला कर रहे हैं, और फिर भी इसे वो अपनी जीत मानते हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसके जरिए संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। और अब आप देखिएगा, विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी और उनके जो साथी हैं, अब वो देश भर में जाएंगे और ये अफवाह फैलाएंगे कि संविधान को तोड़ने की साजिश की जा रही थी। लेकिन आज राहुल गांधी को ये जरूर घर जाकर सोचना होगा कि उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला था, जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन चांस उन्हें मिला था, स्वर्णिम मौका उन्हें आज मिला था कि वो देश की महिलाओं के लिए कुछ कर सकते थे। वो महिला आरक्षण पर देश भर की महिलाओं के बारे में आज गंभीर चर्चा कर सकते थे, इस बिल को पास करा सकते थे। वो कह सकते थे कि राजनीति बाद में आएगी, हार जीत बाद में देखेंगे, लेकिन आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की महिलाओं को ये ताकत दें, उन्हें सशक्त बनाएं, और इसके लिए कोई कांग्रेस बीजेपी करने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिला और राहुल गांधी ने आज लोकसभा में लगभग 46 मिनट का भाषण दिया। 46 मिनट यानी लगभग पौना घंटा। लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या किया? कभी वो जादूगर की कहानी सुनाते रहे, कभी अपने बचपन की कहानी सुनाते रहे। उन्होंने कई जगह ऐसी बातें कही जिन्हें स्पीकर को बाद में लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाना पड़ा। यानी 46 मिनट तक आप बोल रहे हैं देश के सबसे बड़े मंच पर महिलाओं के बारे में, और उसके बाद आज आप इतना गैर जिम्मेदाराना स्पीच देते हैं। यह वाकई में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का सस्ता भाषण उन्हें शोभा नहीं देता। संसद में आज चर्चा के दौरान अपनी तरह का एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने यह मांग रखी कि सरकार 50% वाले फॉर्मूले के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ा दे, लेकिन इसके लिए उन्हें आश्वासन चाहिए। इसके बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाए और वो नया संशोधन बिल पेश करने के लिए सदन में तैयार है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार नारी शक्ति बिल के
को पास कराने के लिए किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार थी। इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए, तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए। मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? अब नारी शक्ति बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है? सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। तो देखिए विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र की रक्षा होगी। ये लोकतंत्र के लिए जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। इससे भारत की अखंडता और मजबूत होगी। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी कि महिलाओं के आरक्षण के इस बिल को गिराने से भारत के लोकतंत्र की रक्षा कैसे होती है, भारत की अखंडता की रक्षा कैसे होती है। असल में ये कुछ बड़े बड़े डायलॉग्स बन गए हैं। ये कुछ बड़े बड़े शब्द हैं जो विपक्ष के नेताओं ने रट लिए हैं और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके, इन्हीं डायलॉग्स के पीछे छिपकर हर अच्छी बुरी बात की जाती है। लेकिन बीजेपी अब जरूर देश की महिलाओं के पास जाएगी, देश के लोगों के पास जाएगी और जो कुछ आज हुआ है इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ जरूर करेगी और लोगों को ये बताएगी कि कैसे महिलाओं के लिए इतनी बड़ी क्रांति होते होते रह गई। और उसके पीछे जो पार्टियां हैं वो हैं कांग्रेस जैसी पार्टियां, टीएमसी जैसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसी पार्टियां। अब आपके लिए समझना भी जरूरी होगा कि आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा था। तो थोड़ा ये भी समझिए, थोड़ा विपक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं कि उनके तर्क क्या हैं। तो इनके 3 सबसे प्रमुख तर्क हैं। पहला, इस मामले में सरकार के तर्क भी क्या है वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो देखिए, पहला देखिए, विपक्ष का आरोप है कि नए कानून से दक्षिण भारत में सीटों की संख्या कम हो जाएगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी। देखिए, यह अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है कि इससे उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत की लड़ाई शुरू हो जाएगी और यह दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी है क्योंकि उनका महत्व कम हो जाएगा, उनकी सीटें कम हो जाएंगी, जबकि यह बिल्कुल झूठ है, यह अफवाह है। सरकार का कहना है कि लोकसभा में उत्तर और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप जरा यह आंकड़ा देखिए, इस समय दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटें हैं
129। 543 सीटों वाली लोकसभा में यह बनता है 23.75%। यानी कुल मिलाकर दक्षिण भारत का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में आज वो है 23.75%। और जब ये लोकसभा में 816 सांसद हो जाएंगे तो उस समय दक्षिण भारत के 5 राज्यों के 195 सांसद होंगे, क्योंकि उसी अनुपात में इनकी सीटें बढ़ेंगी। और तब भी दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी लोकसभा में होगी 23.89%। अब आप सोचिए, आज है 23.75% और नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद होगी 23.89%। अब आप बताइए इसमें कहां बदलाव है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? सच्चाई आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ये सारे विपक्षी पार्टियों के लोग अब देश में जाएंगे, ये अफवाहें फैलाएंगे, रोज बयानबाजी होगी और ये लोगों को बताएंगे कि देखिए दक्षिण भारत के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला था जिसे हमने रोक दिया। इसलिए अगर कोई आपके पास आता है, आपके पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आएंगे, आपके पास नेताओं के बयान भी आएंगे, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है सही सच्चाई। अब विपक्ष के विरोध की दूसरी वजह है कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। कुछ सदस्यों का कहना है कि सरकार जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती, इसीलिए इस बिल को पेश किया गया। लेकिन सरकार कहती है कि जाति जनगणना इस समय हो रही है। देखिए, जाति के आधार पर जो जनगणना है वो अब 2026 में शुरू हुई है, जो 2027 में खत्म होगी जाकर। और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इस बिल में पहले से ही एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और वैसे भी यह बिल जेंडर बेस्ड आरक्षण की बात करता है, ना कि जाति आधारित आरक्षण की। अखिलेश यादव जैसे कुछ सांसदों ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की थी, लेकिन सरकार कहती है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई अनुमति नहीं देता, तो फिर इस बार कैसे धर्म के नाम पर आरक्षण दे दें? विपक्ष के नेताओं को असल में ऐसा लगता है कि अगर वो संसद में खड़े होकर, देश के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे तो वो देश के सभी मुसलमान वोटर्स को प्रभावित कर लेंगे और उनके वोट ले लेंगे। अगर संसद में ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे और ज्यादा आरक्षण की मांग करेंगे तो देश भर के सभी ओबीसी वोटर्स उन्हें वोट दे देंगे। संसद में जब वो ऐसी मांगे करते हैं तो उन्हें यह लगता है कि वो अपने इन भाषणों के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, काट लेंगे इन वीडियोस को, फिर सोशल मीडिया पर इन्हें वायरल करेंगे और फिर इस देश के ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को ये बताएंगे कि देखिए हमने आपके आरक्षण के लिए, आपके भले के लिए संसद में कितनी आवाज उठाई। जबकि जिस समय ये बात कर रहे होते हैं ये भी जानते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ये भी जानते हैं कि ये हो नहीं सकता, इन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये सब कुछ थिएट्रिक्स के लिए होता है, ऑप्टिक्स के लिए होता है कि उस वर्ग को ये लगे कि मैं उसकी बात कर रहा हूं। सच यह है कि देश की जनता भी अब इन बातों को अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसलिए विपक्ष को अब चुनाव में इसका भी कोई फायदा नहीं होता। आज भी बहुत सारे नेता सोचते हैं कि अगर वो यहां खड़े होकर कुछ मुस्लिम देशों के पक्ष की बात कर देंगे और पाकिस्तान के पक्ष में बात करने लगेंगे तो देश के मुसलमान उन्हें वोट देंगे। अगर आज वो खड़े होकर संसद में गाजा के प्रति आंसू बहा देंगे या कहीं पर भी मुसलमानों पर किसी देश में अत्याचार हो रहा है या किसी देश में आतंकवादी पकड़े गए हैं और उन आतंकवादियों के पक्ष में ये अपने बयान दे देंगे तो इन्हें लगता है कि देश के सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे और उन्हें वोट दे देंगे। यहां तक कि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के एनकाउंटर में मारे जाने पर भी हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने उसे हेडमास्टर का मासूम बेटा बताया और सोचा कि इससे उन्हें चुनावों में फायदा हो जाएगा, मुसलमान प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होना बंद हो गया है। हमारे देश के मुसलमान भी अब समझदार हो गए हैं और अब वो इन भ्रांतियों में आते नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तमाम विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब अपने देश का ही विरोध करने लगे हैं और इस बार सिर्फ मोदी को हराने के चक्कर में उन्होंने महिलाओं का भी विरोधी बनना स्वीकार कर लिया। उन्हें जो किक मिल रही थी, उनके लिए जो जीत थी वो ये थी कि देखिए हमने मोदी को हरा दिया। अब उस मोदी को हराने के चक्कर में इन्होंने
देश की महिलाओं को भी हरा दिया और इसका इन्हें कोई मलाल नहीं। ये उस जीत का जश्न मना रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया और मोदी को हराने के लिए इन्होंने देश की 71 करोड़ महिलाओं के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया, इस बात का एहसास अभी इन्हें है ही नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वोटिंग से पहले सभी सांसदों से यह अपील की थी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट करें, क्योंकि ये देश की नारी शक्ति की सेवा का उन्हें बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। देखिए, मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। वो देखो, कहते हैं, मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक हम दें, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। और इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि वो साफ कह रहे हैं कि आज आप अपने घर में अपनी मां, बहन, बेटी और पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। तो क्या इन विपक्षी नेताओं ने इन्हीं के घरों में, इनके परिवारों में जो उनकी मां है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उनका स्मरण किया? और क्या इन्होंने अपनी अंतरात्मा को सुना, या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाकर इन्होंने सिर्फ राजनीति में अपनी जीत को देखा और उसके जश्न को देखा? इसके बाद भी विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया और इसे गिरा दिया। इसलिए आज मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत इमोशनल, भावुक पल भी है इस देश की महिलाओं के लिए। आज सवाल यह है कि यही विपक्षी दल महिलाओं को आरक्षण दिए जाने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब लोकसभा में यह मौका आया तो इन्हीं नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया और इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। क्या इसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि यह बिल मोदी सरकार लेकर आई और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब विपक्षी दल देश में महिलाओं के विरोधी भी बन गए? लेकिन इन विपक्ष के नेताओं को यह भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा के बाहर जनता की एक बहुत बड़ी अदालत उनका इंतजार कर रही है और ये अदालत अब इस बिल पर अपना अंतिम फैसला सुनाने का इंतजार करेगी। और वो अंतिम फैसला जब ये जनता सुनाएगी तो हो सकता है वो विपक्षी नेताओं को फैसला पसंद ना आए, उनकी पसंद का फैसला ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका फैक्ट चेक करते हैं। आपको आज ये दिखाएंगे कि हमारे देश में अखिलेश यादव जैसे नेता जो अलग से मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हैं, इस बार भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके जवाब में अमित शाह ने, गृह मंत्री ने यह कहा कि आप जब अपने उम्मीदवार चुनेंगे तो हम आपको रोक नहीं सकते, आप अपनी सारी टिकटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दे देना, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आज हम ये फैक्ट चेक करते हैं कि मुसलमानों की बात करने वाले ये नेता चुनावों में असल में कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं। ये अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम नेता मानते हैं, मुसलमानों का शुभचिंतक मानते हैं और मुसलमान भी इन्हें अपना शुभचिंतक मानते हैं। अब जरा आंकड़े देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 63 उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 63 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और यह है सिर्फ 6.3%। पिछले लोकसभा चुनाव की बात आपको बता रहा हूं। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने 347 उम्मीदवारों में से सिर्फ 56 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, सिर्फ 56, और यह है सिर्फ 16.14%। तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस आपने देख लिया कि कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को यह टिकट देते हैं। एक और पार्टी है जो मुसलमानों की बड़ी शुभचिंतक है, वो है बिहार की आरजेडी, जिनका वोट बैंक ही मुस्लिम और यादव है। लालू यादव की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 सीटों में से सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 24 में से सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार थे। यह है सिर्फ 8.3%। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने
अपने 143 उम्मीदवारों में से सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और यह है 12.59%। मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण पर लोकसभा में अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा भी हुई थी। आज आप वो भी एक बार फिर से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप देखिए, आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, ये सारे नेता मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की मांग करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात आती है तो आप देखिए कि ये अपनी पार्टी में कितने कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। तो दूसरों की बात करने से पहले इन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी में मुसलमानों का आरक्षण तय करना चाहिए। इन्हें दुनिया को ये बताना चाहिए कि चलिए सरकार करे या ना करे, दूसरी पार्टियां करे या ना करें, हम अपनी पार्टी में मुसलमानों के लिए इतने % आरक्षण तय कर रहे हैं। आज ये बताएं दुनिया को कि जब अगली बार चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में अगला जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें अखिलेश यादव आज बताएं कि अपने सारे उम्मीदवारों में से कितने % आरक्षण ये मुस्लिम उम्मीदवारों को देने वाले हैं। इन्हें ये बताना चाहिए। और धीरे धीरे एक एक करके रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा है कि ये जो बिल था ये तमिलनाडु के खिलाफ था और इसे संसद में हमने हरा दिया है। और फिर वो आगे कहते हैं, द विक्ट्री इज जस्ट अ ट्रेलर, नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन इज गोइंग टू कम, आई हैव सेड इट्स तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली, वी आर गोइंग टू विन इन मोर देन 200 सीट्स। तो तमिलनाडु में जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव है, लेकिन M.K. स्टालिन कह रहे हैं कि ये जो बिल आने वाला था और जो ये सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी, उसे वो कहते हैं कि ये तमिलनाडु के खिलाफ एक षड्यंत्र था दिल्ली का और हमने इसे हरा दिया। और वो आगे ये कहते हैं कि ये जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, असल में ये जो चुनाव होगा ये तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली के मुद्दे पर होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि दक्षिण भारत के नेताओं ने और उत्तर भारत के भी इन विपक्षी नेताओं ने कैसे इस पूरे बिल को लेकर एक गलतफहमी पैदा की है, अपने समर्थकों को, देश के लोगों को कैसे ये बहका रहे हैं और इस बिल को तोड़ मरोड़ कर उनके सामने पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तमिलनाडु के खिलाफ है, पश्चिम बंगाल के खिलाफ है, दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ है, जबकि अभी हमने आपके जो आंकड़े दिखाए थे वो साफ ये बताते हैं कि अगर ये बिल पास हो भी जाता और सीटों की संख्या बढ़ भी जाती तो भी जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व लोकसभा में, वो उतना ही रहता जितना कि आज उनका है। महिलाओं की आज बात चल ही रही है, तो महिलाओं को लेकर आज एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमारे पास है आपको दिखाने के लिए, और वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS में चल रहा धर्मांतरण का रैकेट। आप जानते हैं कई दिनों से इसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब तो देश के परिवारों के बीच चर्चा हो रही है इसको लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि TCS के साथ साथ जो और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी इसी प्रकार के रैकेट चल रहे हों। हमने आपको दिखाया था कि जिम, जो देश के अलग अलग शहरों में जिम चल रहे हैं, उन जिम में जिम ट्रेनर्स इस प्रकार का रैकेट चला रहे हैं। वो वहाँ आने वाली महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन पर अपना धर्म बदलने का दबाव उन्हें डाला जा रहा है, एक खास धर्म में कन्वर्ट करने का दबाव उन पर डाला जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है कि देश में हो क्या रहा है। अब आप जिम में भी सुरक्षित नहीं हैं और उसके बाद जब आप कहीं काम करने के लिए किसी दफ्तर में जा रहे हैं, उस कंपनी में भी यही चल रहा है। इसलिए आज आपको इस खबर का अपडेट बताते हैं कि आज क्या हुआ, क्योंकि इसका लगातार फॉलोअप अब हम करते रहेंगे। तो इस मामले में एक आरोपी हैं जिनका नाम है निदा खान। वो इसी कंपनी में काम करती थी और उन पर आरोप है कि वो भी इस रैकेट का हिस्सा थीं। वो लड़कियों को उनसे बात करती थीं और फिर उन जो नई लड़कियां आती थीं, जो हिंदू लड़कियां थीं,
उनके जो टीम मैनेजर्स थे, ये चुन चुनकर उन्हें उनके अलग अलग टीम मैनेजर्स के पास भेजती थी और फिर ये सब मिलकर काम करते थे। तो निदा खान के वकीलों के मुताबिक निदा खान इस समय प्रेग्नेंट है और इसी प्रेगनेंसी को आधार बनाकर निदा खान अदालत से अब अग्रिम जमानत लेना चाहती हैं। इस समय निदा खान फरार हैं और फरार रहते हुए उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। और नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निदा खान के पति से आज लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की है। इसका मतलब है कि जिस निदा खान पर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है, उन पर दबाव बनाने का आरोप है, वो अब अपनी प्रेगनेंसी को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रही है। निदा खान के वकील का दावा है कि वो टीसीएस में एक प्रोसेस एसोसिएट है और टीसीएस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। प्रोसेस एसोसिएट ये तय करते हैं कि किसी काम में गलती ना हो और वो कंपनी के ग्राहकों या क्लाइंट की मदद भी अक्सर करते हैं। ये असल में उनका काम है और उनके वकील अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निदा खान तो एक बहुत ही जूनियर पद पर थी, वो किसी सीनियर पद पर थी नहीं, उनकी इतनी ताकत पावर्स थी ही नहीं कि वो कोई बड़े फैसले किसी के बारे में भी ले सके। पता नहीं उसको मास्टरमाइंड क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही सीआर में बताया गया है, दिल्ली जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है उसमें ही दिखाया गया है। और उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाने की है। सामने आई तो उसको अरेस्ट कर देंगे और कायदे ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है, रिलीज दिया है कि वो अटक पूर्व जामीन के लिए जा सकती है। इनकेस अगर अटक पूर्व जामीन नहीं मिलता है तो फिर सरेंडर होना या ना होना वो सोचेंगे। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि टीसीएस में हुई घटना बहुत गंभीर है और पुलिस ये पता कर रही है कि इन आरोपियों को कहां और कैसे, किससे मदद मिल रही थी। एक घटना टीसीएस में हुई है नासिक में, ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है, पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसकी जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटना और कई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये कोई कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो हम इसकी जांच करेंगे, और ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है। असल में पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थीं तो हम इन्हें गंभीरता से लेते नहीं थे, छोटी मोटी बात समझकर इसे अक्सर इग्नोर कर देते थे। लेकिन किसी भी ऑफिस में किसी टीम मेंबर या स्टाफ पर दबाव डालकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इस बात को आप समझिए। ये जो चमचमाते शीशे के साथ इतने हाईटेक ऑफिसेज आपको दिखाई देते हैं, इनके पीछे एक काला खेल चल रहा है। अब तक 7 लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन संभव है कि और भी लोग इसमें रहे हों जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में जो भी पीड़ित लोग हैं वो बिना डरे सामने आए, अपनी बात रखें, ताकि जो सच है वो सबके सामने आ सके और आगे भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब आप देखिए, आज लोकसभा में नारी शक्ति बिल तो पास नहीं हुआ और तुरंत विपक्षी दलों ने इसे अपनी जीत घोषित कर दिया। इसके बारे में प्रतिक्रिया देने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई और जब ये बिल गिरा तो सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसमें एक वोट बैंक नजर आता है। लेकिन टीसीएस में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के मामले में विपक्ष के तमाम नेता अभी तक बिल्कुल चुप हैं। वो इस मामले में कोई बयान नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर उन्हें इस पर उन्होंने बयान दिया तो उनका वोट बैंक का जो गणित है वो बिगड़ सकता है। तो ये भी आप देखिए कि ये मामला, विपक्ष के जो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, वो बात बात पर बड़े बड़े बयान देती रहती हैं, लेकिन इस मामले पर सभी चुप हैं। आज हम सरकार से एक अपील करना चाहते हैं और वो ये है कि अब देश के सभी राज्यों की सरकारें और जिला प्रशासन अपने अपने यहां पर तमाम बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस जाकर उनकी HR पॉलिसीज को चेक करें, ताकि कोई भी कंपनी अपने दफ्तर के अंदर
अपना कोई अलग कानून न चला सके और ये पता चले कि कहीं वहां पर लोगों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। असल में आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब आप वहां पर ज्वाइन करते हैं, और हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे, जब आप किसी भी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा HR डिपार्टमेंट होता है। ज्वाइन करने के बाद वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी आपको बताती है कि हमारी HR पॉलिसीज क्या क्या है। यानी HR पॉलिसी जो होती है वो उस कंपनी का एक प्रकार से संविधान होता है, उस कंपनी के नियम कानून होते हैं कि आप कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या क्या हमारे यहाँ अलाउड है और क्या क्या हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहारों पर छुट्टी है, कौन से त्योहारों पर छुट्टी नहीं है। ये सारी चीज़ें, उनके अलग नियम कानून होते हैं और उस कंपनी के हर कर्मचारी को उन नियम और कानूनों के तहत अपना काम करना पड़ता है। यानी ऐसा लगता है कि कई बार जब आप इन बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर जाते हैं तो ये जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये अपने आप में एक अलग देश की तरह बन जाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ का अलग संविधान है, जहाँ अलग कानून चलता है, उनके अलग नियम चलते हैं, वहाँ का अलग प्रधानमंत्री है, अलग राष्ट्रपति है, वहाँ का मैनेजमेंट अलग है और उसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आप उस दफ्तर में आ गए और उस कंपनी में आप कर्मचारी बनकर उसके परिवार में शामिल हो गए तो अब उसके नियम कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हमारा संविधान हमें धर्म, आस्था और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी देता है वो इन चमचमाते ऑफिसेज के गेट पर ही कई बार खत्म हो जाती है। और ये ज़रूरी है कि इन कंपनियों में सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, हिंदुओं के साथ भी व्यवहार एक जैसा हो, मुसलमानों के साथ भी हो, बाकी के जो धर्म के लोग हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो और तमाम जो जातियां हैं उनके लोगों के साथ भी समान व्यवहार हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी नियम भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर कोई कंपनी अपनी HR पॉलिसीज में ऐसा कोई नियम डाल रही है जो भारत की संविधान के साथ, उसकी आत्मा के साथ मैच नहीं करता तो फिर यह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी सरकारों को, हमारे जिला प्रशासन को क्या यह पता है कि किस कंपनी ने अपनी कौन सी HR पॉलिसी बनाई है और कहीं वो HR पॉलिसीज हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही? TCS की खबर के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि उनकी कंपनियों में भी हिंदू महिलाओं को बिंदी लगाने और पुरुषों को तिलक लगाने या हाथ में कलावा पहनने की इजाजत नहीं है, लेकिन हिजाब पहनने की पूरी छूट है। तो इसलिए आज हम ये कहेंगे कि जो तमाम DM हैं, जिला प्रशासन है, राज्य सरकारें हैं, अब उन्हें एक ऑडिट करना चाहिए और उन्हें एक नया नियम बनाना चाहिए कि कोई भी कंपनी जब उनके इलाके में, उनके राज्य में, उनके ज़िले में कंपनी खोलेगी, अपना दफ्तर खोलेगी, वहाँ पर लोगों को वो लेकर आएंगे, कर्मचारियों को, तो जो HR पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं उस HR पॉलिसी की एक कॉपी ज़िला प्रशासन के पास होनी चाहिए, DM के पास होनी चाहिए और वहाँ से अप्रूवल ज़रूरी है। आपको याद होगा वर्ष 2017 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था पूरी दुनिया में जिसका नाम था मी टू मूवमेंट। आपको याद होगा जब दुनिया भर में लोगों ने खुलकर, महिलाओं ने अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया था। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि चुप्पी तोड़ना कितना जरूरी है, हालांकि यह आसान नहीं होता। आज सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म परिवर्तन, जिसमें हिंदू लड़कियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आजकल जिम से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस तक एक ही तरह का ग्रूमिंग पैटर्न, ग्रूमिंग गैंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है पहले धीरे धीरे लड़की के साथ दोस्ती करना, उसके साथ भरोसा बनाना, फिर भावनात्मक रूप से उस पर नियंत्रण करना और आखिर में ब्लैकमेल करके उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना। पहले जब जबरदस्ती धर्मांतरण की बात होती थी तो हमें लगता था कि गांव और कस्बों में भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदला जाता है, लेकिन अब तो बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोग TCS जैसी कंपनी में जो काम करने के लिए जाते हैं उनका भी धर्म परिवर्तन बड़ी बड़ी कंपनियों में करवाया जा रहा है और ये बात बहुत ही चिंताजनक बात है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस पर भी एक कैंपेन हमें चलाना चाहिए। एक नया अभियान शुरू करने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत आप सबको करनी होगी। खास तौर पर आज हम देश की लड़कियों से ये कहेंगे कि वो ऐसे मामलों में बिल्कुल चुप ना रहें। अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो वो खुलकर बोलें और किसी से डरे नहीं। आप MeToo की तरह एक नया हैशटैग बना सकते हैं, से नो टू कन्वर्जन। ये हैशटैग आप अपना सकते हैं और इस पर अपनी बात आप शेयर कीजिए। अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो बनाइए और आप अपनी आपबीती भी बता सकते हैं और आप अपनी शिकायत भी पूरी दुनिया को बता सकते हैं। इसलिए आज हम देश भर की महिलाओं को यह आह्वान करना चाहते हैं
लड़कियों को यह आह्वान करना चाहते हैं उनसे कि वो चुप ना बैठे। अगर जिम में उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके स्कूल कॉलेज में ये हो रहा है, उनके ऑफिस में उनके साथ ऐसा हो रहा है, या कहीं भी उनके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई उन पर दबाव बना रहा है उनका धर्म बदलने के लिए, या उनके धर्म की वजह से उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तो अब समय आ गया है खुलकर बोलने का, खुलकर आवाज उठाने का। से नो टू कन्वर्जन। और इस समय की ईरान युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले लिखा है कि लेबनान में युद्ध विराम के बाद हॉर्मूज के रास्ते को अब खोल दिया गया है। हालांकि सभी जहाजों को ईरान के द्वारा पहले से तय किए गए रास्ते से ही गुजरना होगा, यानी रास्ता अब खुल गया है, लेकिन नियंत्रण अब भी ईरान का ही रहेगा। युद्ध विराम 22 अप्रैल तक है और तब तक हॉर्मूज का रास्ता खुला रहेगा। हमने कल आपको बताया था कि बड़ी बात यह हुई है कि अब इजराइल और लेबनान के बीच भी युद्ध विराम हो गया है। और आपको याद होगा वो जो बातचीत हो रही थी पाकिस्तान में, वो इसीलिए टूटी थी क्योंकि ईरान की ये शर्त थी कि जो युद्ध विराम है ये लेबनान पर भी लागू होगा, आपको लेबनान पर भी हमले रोकने पड़ेंगे। पहले अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इजराइल तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब तैयार हो गए और 10 दिन का उन्होंने एक जो युद्ध विराम है वो कर लिया है। लेकिन अब भी किसी वॉरशिप को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही यह रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि यह रास्ता अब खुल गया है। ईरान के इस फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज का रास्ता व्यापार और आने जाने के लिए अब तैयार है, लेकिन ईरान के साथ समझौता होने तक अमेरिका की नाकाबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। ट्रंप के मुताबिक ये समझौता जल्द पूरा हो जाने की उम्मीद है। हॉर्मूज का रास्ता खुलने का ऐलान होते ही तेल की कीमतों में 10% की गिरावट दुनिया के बाजार में आ गई है। अब कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल से घटकर $89 प्रति बैरल हो चुकी है, जो कि हम सब के लिए, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरेगी तो फिर हमारे देश में भी आगे चलकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी और हम महंगाई से भी बचेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम भी हमारे यहाँ नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण देखिए, जो सीधा आपके स्वास्थ्य से और आपके परिवार से जुड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 2800 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया है। मेरठ पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी में नकली पनीर, 5800 लीटर मिलावटी दूध, लगभग 500 लीटर रिफाइंड ऑयल और बड़ी मात्रा में केमिकल्स मिले हैं। इस नकली पनीर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे हजारों लोगों का पेट भरा जा सकता है। मेरठ की आबादी लगभग 20 लाख है और यह भी हो सकता है कि यह पनीर सिर्फ मेरठ ही नहीं, शायद पूरे दिल्ली एनसीआर में बेचने की तैयारी हो और यह बिक भी रहा हो। पुलिस ने नकली पनीर का यह स्टॉक नष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा ही पनीर हो सकता है कि आपके घर के आसपास भी बिक रहा हो और आप इसे 100% शुद्ध समझकर शायद खाते भी रहे हों। ये नकली पनीर यूरिया, डिटर्जेंट और कई हानिकारक केमिकल्स को मिलाकर बनता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत में शाकाहारी लोग प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा पनीर पर ही निर्भर करते हैं और आप जिसे हेल्दी समझकर खा रहे हैं वही पनीर हो सकता है आपकी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो। तो अब आप जब भी 30 रुपये या 50 रुपये में पनीर की कोई डिश बाजार में खाते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप नकली पनीर खा रहे हैं। 1 किलो दूध की कीमत आज हमारे देश के बाजार में 60 रुपये है और अगर 5 से 6 लीटर दूध से 1 किलो पनीर बनता है तो सिर्फ दूध की लागत ही 300 से 350 या 360 रुपए तक होगी। तो फिर बाजार में इस दूध से बना पनीर 200 रुपए किलो में कैसे आपको मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे रोकने का तरीका क्या है? तो जब तक हमारे देश में मिलावट करने वालों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक नकली पनीर का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। नकली पनीर, नकली घी, नकली दूध
और जिस पनीर से आपके शरीर को प्रोटीन और ताकत मिलनी चाहिए, वही आपके शरीर को बीमार बनाता रहेगा। आपकी थाली में रखे पनीर के साथ साथ आजकल आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम तो ये पनीर वगैरह, दूध, घी नहीं खाएंगे, हम अब फल खाएंगे और प्राकृतिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वहां पर भी एक पेच है। हमारे देश में फलों को समय से पहले पकाने के लिए एक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसे आम भाषा में मसाला भी कहते हैं। जब आपने देखा होगा जो फलों के विक्रेता हैं वो कहते हैं कि हमने इसमें मसाला लगा दिया है, और अगर आपने इस केमिकल से पकाए गए फलों को गलती से अगर खा लिया तो आपको उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, आपके लिवर और किडनी पर बुरा असर और यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अब भारत में खाने पीने के सामान के नियम और मानक तय करने वाली एजेंसी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसमें 3 बातें हैं। पहला, कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब आप ये मसाला लगाकर फलों को पका नहीं सकते। दूसरा, सभी राज्यों के फूड सेफ्टी अधिकारी केमिकल से फल पकाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और तीसरा, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का सीमित और सुरक्षित इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन फलों को सीधे इस केमिकल में डुबोने पर बैन है। आम, केले और पपीता जैसे फलों को जल्दी बेचने के लालच में कुछ लोग इन्हें जहरीले केमिकल से पका रहे हैं। गर्मी में हमारे देश में लोग आम खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए फल खरीदते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी ऐसा फल ना खरीदें जिसका सीजन नहीं है। अगर फलों पर कोई पाउडर लगा हो तो वो कैल्शियम कार्बाइड का अवशेष हो सकता है, सावधान रहिए। बहुत चमकदार फल अगर आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल चमक रहे हैं, साफ सुथरे, सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे फलों को खाने से बचिए और हमेशा फलों को अपने घर लाकर सबसे पहले अच्छी तरह से धोइए और फिर धोकर ही खाइए। अब हम नेपाल में नई राजनीति बनाम पुराने नेताओं के सबसे बड़े टकराव को आपके लिए डिकोड करेंगे। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री 35 वर्ष के बालेन्द्र शाह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में अब तक की सबसे बड़ी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है। 15 अप्रैल को बालेन्द्र शाह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। ये जांच आयोग 7 पूर्व प्रधानमंत्री, 100 से ज्यादा पूर्व मंत्रियों और सरकार के बड़े बड़े वरिष्ठ अफसरों की संपत्ति की जांच करेगा। 27 मार्च को बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और केवल 22 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा सफाई अभियान शुरू किया है उन्होंने जैसा नेपाल के लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। और अब नेपाल के बड़े और प्रभावशाली नेताओं को पहली बार अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि बालेन्द्र शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा है और इसे लेकर नेपाल में बड़ा आंदोलन भी हुआ था, जिसके बाद नेपाल की पिछली सरकार को हटने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए नई सरकार पुराने सिस्टम को चुनौती दे रही है। नेपाल में लोग कह रहे हैं कि इस सफाई अभियान की 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहला, नेपाल की राजनीति में पुराने और जमे जमाए नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, ये नेपाल में नई वर्सेस पुरानी राजनीति के बीच सत्ता का संघर्ष है। और तीसरा, ये संदेश दिया गया है कि अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसकी वैसी ही विचारधारा है और इसलिए नेपाल के जो लोग हैं कम से कम वो काफी खुश हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।